वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो अब हम वापस आ चुके हैं इस पेपर में। चलें कर लेते हैं। ठीक है, टाइम काफ़ी लेट हो रहा है। आपने टाइम नोट किया होगा, 12:46 हो रहा है अभी। तो मैंने सोचा ये पहले बना लूँ फिर सो जाऊँगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये इससे पहले वाला हमने कर लिया है। ठीक है, पहला पार्ट, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। पहला कमेंट भी देख लीजिएगा, उसमें ये होगा। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। ये वही है AKU पेपर 2012 का। एंड उसका साइंस रीजनिंग का सेक्शन है। ठीक है, तो इन दिस three pulley system, the load is suspended from a central pulley that can move vertically. The load and its pulley are maintained in equilibrium by equal force F applied at both ends of a rope passing over the movable and two fixed pulleys. अच्छा गाइस, ये दो फिक्स पुलीज है, ये मूवेबल पुली है। अब यहाँ से आपने इसे पुल किया। पुल करने के बाद ये वेट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हर दोनों फोर्सेस का वेट पूछना है। अच्छा, ये फोर्स यहाँ से लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ये इस तरह से लग रही है, राइट। ये फोर्स की भी डायरेक्शन ऊपर और इस फोर्स की भी डायरेक्शन ऊपर। ये दोनों फोर्सेस ऊपर है और ये वेट नीचे है, तो मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस है। अगर इन्होंने पूछा हुआ है कि मेंटेन इन इक्विलिब्रियम बोला हुआ है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ऊपर वाली और नीचे वाली और या फिर सारी फोर्सेस पे बैलेंस है। तो ऊपर वाली जो टोटल फोर्सेस है वो होगी 2F, F प्लस F, वो इक्वल होंगी W के। ठीक है, तो एक F की वैल्यू क्या होगी भाई, W/2। ठीक है, हाफ W। फिर the size of the resultant force acting on the central pulley when it is stationary। अब सेंट्रल पुली पे क्या फोर्स लगेगी, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो ऑफ कोर्स कोई फोर्स ही नहीं लगेगी। इक्विलिब्रियम का यही मतलब है ना। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पुली वाला ये। अच्छा, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी जी हुई, पढ़ लेते हैं। इसमें अक्सर क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाते हैं। द सिस्टम ऑफ पुलीज इज अ सिंपल machine for changing the direction of a force and or gaining the mechanical advantage. Mechanical advantage is the size of the local divided of the load divided by the size of the applied force। so ये mechanical advantage का फॉर्मूला दे दिया है इन्होंने हमें यहाँ पर कि क्या है भाई, जो साइज है ना लोड का, उसको अगर आप फोर्स से डिवाइड कर दें तो आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। Simplest case, a single pulley can allow a horizontal force to support or raise a load. Assuming that the friction in the system is negligible, the load can be supported or raised by a force F equal to the weight of the load। अच्छा, ये आपने एक फोर्स यहाँ लगाई है, ये वेट है, ये जो है फोर्स जो है ये वेट को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं, दोनों इक्वल अगर हो तो। टेंशन इज assumed to be constant through the length of the rope and all the pulleys and ropes are assumed to be light in weight and frictionless। ठीक है, बोल रहे हैं कि in order to raise the load by a distance of h, the point x must be moved to the right, the distance is equal to। अच्छा, इसमें बेसिकली ये कर रहे हैं कि पॉइंट x पे कौन सी फोर्स लग रही है, यहाँ से F जो है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कि वो फोर्स इसे पुल कर रही है। F और W का जो मैग्नीट्यूड है दोनों इक्वल है। अब पूछ रहे हैं कि अगर इसको इसकी हाइट h है तो यहाँ पर ये F ने कितने डिस्टेंस का ट्रैवल की होगी टू मूव इट अ हाइट ऑफ h। तो अगर आप देखें ये कॉमन सेंस से ही पता चल रहा है कि अगर वेट्स फोर्सेस दोनों के इक्वल है और यहाँ पर हाइट h ही कवर हो रही है तो वहाँ पर हाइट सेम ही होगी। लेकिन मैं आपको जरा साइंटिफिक एविडेंस से बात बता दूं कि देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपको पता ही है, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है ना कि वर्क डन और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्क हम कर रहे हैं, फोर्स जो है ना ये वाला, ये कुछ वर्क करेगा। वर्क करने के लिए क्या है, वही कुछ डिस्टेंस कवर करना है, वो डिस्टेंस को हम एक्स कह देते हैं। ठीक है, और ये जो वर्क डन करेगा ना वो इस वर्क डन के इक्वल होगा जो ग्रेविटी के अगेंस्ट किया जा रहा है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क डन किया जा रहा है भाई, वेट मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। ऑफ कोर्स यही किया जा रहा है ना, वेट नीचे की तरफ ऐड कर रही, हाइट ये रही, तो ये वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वर्क किया जा रहा है भाई, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्स क्यों भाई, एक्स इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, ये कैलकुलेट करना है। फोर्स और वेट की वैल्यू इक्वल है, ये उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया हमें, तो फोर्स और वेट कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या बच गई। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेशन से इसे प्रूफ कर सकते हैं। वरना कॉमन सेंस से पता चल रहा है यार कि कितना डिस्टेंस वहां किया होगा,
उतना ही रेजिस्टेंस यहाँ भी कवर किया होगा मतलब, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस सिंगल पुली इज 1 बिकॉज, अच्छा मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला इन्होंने अभी बताया था हमें कि कितना है, साइज डिवाइडेड बाय फोर्स। साइज को अगर आप फोर्स से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। अब यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज बता दी हमें, वो चीज ये है कि इन द सिंपलेस्ट केस अ सिंगल पुली कैन अलाउ हॉरिजॉन्टल force to support or raise a load, assuming that the friction is negligible. Load can be supported or raised by a force F equal to the weight of the load. The tension is assumed to be constant, and all the ropes and pulley are assigned. Okay, तो जो weight है ना, weight size of the weight जो है वो size of the force के equal है, right? तो अब यहाँ questions देख लेते हैं कि टेंशन इन द रोप इज इक्वल थ्रू आउट इट्स लेंथ। हाँ टेंशन इक्वल है, बट इससे ये नहीं पता चल रहा कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 क्यों है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज मूव थ्रू द राइट एंगल, अच्छा तो फिर भी इट्स नॉट जस्टिफाइंग द आंसर। वेट ऑफ द लोड इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द फोर्स। वेट वो फोर्स है, ये डिस्टेंस है, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम इनका? ना ए है ना बी है ना सी है, ऑप्शन डी आंसर है। The size of the force needed to raise the load is equal to the size of the load itself. तो size of the load जो है ना, मतलब लोड का जो अपना वेट है उसको आप अगर डिवाइड कर देंगे उस फोर्स से जो कि उसे उठाने के लिए रिक्वायर्ड है, आपके पास आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। वो इक्वल, वो 1 के इक्वल तब होगा जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो कैंसिल आउट करने का ये मतलब हुआ कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 14 to 15 देख लेते हैं। तो ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे जा रहा हूँ। इसमें इन्होंने ये एक सेटअप दिया हुआ है, ठीक है। पी क्यू और एस आर इक्वल है, पी क्यू 6 है, एस आर भी 6 ही है, और पी एस जो है और क्यू आर के इक्वल है जो कि 4 और 4 है। चाहिए एक पैरेललोग्राम बन गया। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, पी से लेकर हम आर तक अगर आएंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर कर सकते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए हम यू आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 + 4 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस अगर चाहिए होता तो वो पे ये हम सीधा आ जाते। मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम वो कर लेते, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते। ये राइट वो सॉरी ये इसका एंगल पता होना चाहिए था, फिर कोसाइन रूल लगाते, वो लंबी कहानी हो जाती उसकी जगह पर। बस डायरेक्टली यू आ गए तो ये 6 + 4 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। If PQ is fixed and PS rotates clockwise at 360 degrees, then R can be moved. इसमें इन्होंने ये बता दिया है कि PQ को हमने फिक्स कर दिया, PS को हमने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो R को बताएंगे R को क्या होगा। ये आपका R है, ठीक है। मैं पहले तो इसको इरेज कर लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन में ये कह रहे हैं PQ जो है वो फिक्स हो गया, मतलब ये वाली जो डंडी है ना ये फिक्स हो गई, ठीक है। और PS जो है ये रोटेट कर सकते हैं हम इसे। वो कह रहे हैं कि इसे अगर हमने क्लॉकवाइज रोटेट करा है तो ये आर कहाँ जाएगा? आर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा या क्लॉकवाइज जाएगा? मतलब कॉमन सेंस है यार, इट विल गो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये मूव करेगा आपका क्लॉकवाइज। अच्छा ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा या नॉन सर्कुलर पे? अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको कि ये सर्कुलर पाथ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो इसका ये जो अगर ये सेंट्रल पॉइंट हमने इसे अज्यूम कर लिया ना, इस सेंट्रल पॉइंट की डायरेक्शन डिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, मतलब रेडियस इसका कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये देखें ये नट्स जो है ये मूवेबल है। तो ये इस नट के थ्रू जब जाएगा ये ऊपर की तरफ तो वो फोल्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, तो इसलिए ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए ये सर्कुलर पाथ तो है ही नहीं, ये एक एलिप्टिकल पाथ है, एलिप्टिकल एलिप्स बनेगा, नॉन सर्कुलर एलिप्स, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सी आंसर है इसका। केबी केसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ भी आपको पता ही है, पढ़ लीजिएगा, फिर भी ये नॉलेज के लिए अच्छा ही है। अब ये बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ केसी फॉर अ सर्टेन रिएक्शन इज 10⁻⁷। अच्छा भाई बहुत बड़ी वैल्यू दे दी आपको, 10⁻⁷। दिस लार्ज वैल्यू ऑफ केसी सजेस्ट दैट द रिएक्शन हैज, पहली बात तो ये है कि केसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन
डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट सी कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है ना। अब आपका अगर केसी की वैल्यू बहुत लार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट्स आपके पास बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट्स उतने ही कम, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ज्यादा होने का मतलब ये कि रिएक्शन कंप्लीशन तक पहुंच चुका है। सो इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, आंसर है इसका। Equilibrium constant for this reaction may be represented by this expression. If the concentration of B is double, then the value for Kc will be, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है गाइस। अब उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन बी की चेंज कर ली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा भाई। कुछ लोग तो यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, अच्छा इसको डबल किया तो केसी हाफ हो जाएगा, और ये मोस्ट कॉमन एरर होता है कि ये हाफ आंसर होता है। नहीं, केसी जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चाहे केसीपी हो या केपी हो, वो इंडिपेंडेंट होते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, अनअफेक्टेड रहेगा इसका आंसर। ये चेंज कब होते हैं, ये सिर्फ तब चेंज होते हैं जब टेम्परेचर आपका चेंज होता है, ठीक है। The given reaction over here, if the pressure is increased then the equilibrium will be, अच्छा अब इन्होंने प्रेशर इंक्रीज करने का कहा है। प्रेशर इक्विलिब्रियम के लिए आपने गैसियस मोल्स देखने हैं। रिएक्टेंट साइड पे अगर आप देखें तो एक मोल मौजूद है एक्स का और दूसरा मोल मौजूद है वाई का, और एक्स वाई का जो है वो दो मोल्स हैं प्रोडक्ट साइड पे। तो टोटल मोल्स रिएक्टेंट साइड पे भी दो, एक्स और वाई दोनों का वन वन है ना, ऐड करके दो, प्रोडक्ट साइड पे भी दो। जब दोनों मोल सेम होते हैं ना प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स पे, तो फिर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो रिमेन्स अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर केसी और केपी इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन, अच्छा अब ये बिल्कुल उस क्वेश्चन के ऑपोजिट है कि लार्ज वैल्यू का क्या मतलब था कि इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो स्मॉल वैल्यू का क्या मतलब होगा कि रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, और प्रोडक्ट्स बहुत कम है, तो प्रोसीड वेरी स्लोली टू द प्रोडक्ट्स इसका आंसर है। तो प्रोडक्ट्स बहुत स्लो स्लो बन रहे हैं। एंड ये लास्ट एंड फाइनल, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ए लेवल्स वालों के लिए बिल्कुल नया है, ठीक है, इट्स न्यू, एंड ये फेडरल बोर्ड में इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल गिवन है, ये शायद सिंध बोर्ड में भी नहीं है। तो व्हाट इज द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट रिप्रेजेंट्स द गिवन रिएक्शन। अच्छा ये आपके पास एक गिवन रिएक्शन है, N2O4 से दो NO2 बन रहे हैं, पूछ रहा है कि केसी केपी का रिलेशनशिप बताओ, इसका ज्यादा होगा या कम। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ये रहा लिखा हुआ है मैंने, केपी जो है ना वो केसी मल्टीप्लाइड बाय आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा एन होता है। अच्छा आर जो है ये गैस कांस्टेंट है 0.0821 वाला, और ये टेम्परेचर इन केल्विन है, केसी आपका जो इसकी केसी है, और ये केपी है। अच्छा डेल्टा एन क्या चीज है, डेल्टा एन का फॉर्मूला है प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स के जितने भी मोल्स हैं दो मोल्स हैं, रिएक्टेंट का एक ही मोल है, तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन। इस केस में टू माइनस वन हो गया वन, अगर टू माइनस वन वन हो गया मतलब डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वन। अगर डेल्टा एन की वैल्यू वन आ गई तो केपी आपका क्या होगा, केपी जो है वो केसी मल्टीप्लाइड बाय आर टी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केपी की वैल्यू केसी से तो बड़ी ही आएगी, राइट। सो केपी इज लार्जर देन केसी, इसका आंसर है इट्स चार्ली। and this completes our science reasoning. Thank you so much guys। अच्छा guys अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप please feel free to leave it in the comment section, so I'll get back to you as soon as possible, and that's it from my side। Keep working hard guys, and inshallah सब बेहतर होगा। अल्लाह हाफिज।